अगला हेड है अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अभी तक हम लोग 4 हेड कवर किए हैं। पहला हेड था इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें सैलरी एंड पेंशन टैक्सेबल हुआ। दूसरा हेड था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल हुआ। तीसरा हेड था प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तो बिजनेस प्रोफेशन से जो भी हम लोगों ने अर्न किया था वो उस हेड में टैक्सेबल हुआ। फोर्थ हेड था हमारा कैपिटल गेन, जिसमें कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट और गेन होगा वो उसमें टैक्सेबल हुआ। ये पांचवा हेड जो है ना, इसको हम लोग रेसिडुअरी हेड बोलते हैं, क्योंकि जो 4 पहले वाले हेड है सबका इनकम डिफाइन है कि अगर ये इनकम होगा तो इस हेड में होगा। अदर सोर्सेस में बोलता है कि ये रेसिडुअरी हेड है। रेसिडुअरी हेड का मतलब होता है वो इनकम जो बाकी के 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, अल्टीमेटली इस हेड में आके वो टैक्सेबल हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। इनकम टैक्स में इनकम के लिए ये रोल अदर सोर्सेस अपने ऊपर लेता है। जो इनकम कोई और हेड में टैक्सेबल नहीं होगा वो आके अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। मेनली इसमें आप देखेंगे डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट, गिफ्ट, कैजुअल इनकम और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम आएंगे, जिसका हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। उसमें अपना पहला हेड है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, वो है डिविडेंड इनकम। ये डिविडेंड इनकम डोमेस्टिक कंपनी से आएगा तो भी इसी हेड में टैक्सेबल है, और ये डिविडेंड इनकम अगर फॉरेन कंपनी से आता है तो भी इसी हेड में टैक्सेबल है। पहले डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था और कंपनी उस पर सीडीटी पे करती थी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 किसी भी तरीके का डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। डिविडेंड क्या होता है हम लोगों को यह भी समझना पड़ेगा। देखिए, जब कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, तो वो हम लोगों से पैसे लेते हैं और उसके बदले में हमें शेयर सर्टिफिकेट देते हैं। अब कंपनी हमारे पैसे से लेके बिजनेस करती है और उस बिजनेस से वो प्रॉफिट अर्न करती है, तो एज अ इन्वेस्टर हम लोगों का पैसा वहां लगा हुआ, तो हमारा भी कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कि वो कंपनी हम लोगों को कुछ पे करेगी। जब कंपनी बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट का सर्टेन पार्ट वो अपने शेयर होल्डर को पे करती है, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैजुअल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी से आया हो, या क्रॉसवर्ड पजल से आया हो, या फिर रेसेस से आया, इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, गेमलिंग, बेटिंग एक्सेट्रा। ये सबको हम लोग कैजुअल इनकम बोलते हैं। जो इनकम आपको बाय लक मिलता है उसको हम लोग कैजुअल इनकम बोलते हैं, और ये अदर सोर्सेस का पार्ट होता है। इसमें आपको एक चीज क्लियर समझना है कि अगर आपका कैजुअल इनकम है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो कैजुअल इनकम के लिए स्पेशल रेट है 30%, और ये भी आपका इसमें सरचार्ज भी लगेगा और सेस भी लगेगा। सरचार्ज तब लगेगा जब इस पर एप्लीकेबल होगा, मतलब मान लीजिए सर्टेन लेवल का जो इनकम होता है उसके ऊपर सरचार्ज लगता है, तो कैजुअल इनकम भी अगर उससे ऊपर होता है तो आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा और सेस तो मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है अपना गिफ्ट। ये एक अच्छा आइटम है और सब लोग इसके बारे में बात करना चाहते हैं, और जब किसी को मिलता है तो ये बहुत अच्छा लगता है, गिफ्ट। तो जो गिफ्ट होता है, अब अपने को यह समझना होगा कि लोग गिफ्ट में आपको क्या दे सकते हैं। गिफ्ट में आपको 2 चीज दिया जा सकता है, या तो कैश, बैंक के थ्रू भी ट्रांसफर करते हैं, उसको भी हम लोग कैश ही मानेंगे, या फिर प्रॉपर्टी। ठीक है, और अगर प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिल रहा है तो ये प्रॉपर्टी भी 2 टाइप का होगा। कौन सा? एक होगा मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको गिफ्ट अगर कोई बोलता है तो हम बोल सकते हैं कि मेजर जो डिफरेंस टाइप ऑफ गिफ्ट होंगे वो 2 होंगे, कैश एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में भी अगेन हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको गिफ्ट में कोई कैश और बैंक देता है तो याद रखिएगा, ड्यूरिंग द ईयर अगर आपको 50,000 रुपए तक का गिफ्ट मिलता है, अप टू 50,000, वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर 50,000 को जैसे ही वो एक्सीड करता है गिफ्ट का अमाउंट, तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। मान लीजिए मुझे गिफ्ट में मिला 50,000, टैक्सेबल नहीं है। कोई बंदा आया और मुझे 1,000 दे दिया, तो टोटल मेरे लिए हो गया 51,000, पूरा 51,000 मेरे लिए टैक्सेबल होगा।
अब ये जो 50,000 का कैश में गिफ्ट मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है, और 50,000 को जैसे ही वो एक्सीड करेगा तो पूरा का पूरा अमाउंट जो होता है वो आपका टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जो गिफ्ट वाला सेक्शन है ना, ये दो कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। पहला, अगर एज ए इंडिविजुअल हम डिफरेंट लोगों से मनी रिसीव कर रहे हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड, इसमें भी गवर्नमेंट का कुछ कंडीशंस है। अभी हमें यही समझना है कि अगर कोविड ट्रीटमेंट के लिए हम डिफरेंट लोगों से पैसे विदाउट एनी कंसिडरेशन हम लोग अगर रिसीव करते हैं तो उस पर ये वाला प्रोविजन गिफ्ट वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। और दूसरा जो एक्सेप्शन है गिफ्ट का वो ये है कि सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है, कोविड के कारण उसका डेथ हो जाता है, तो उसके एम्प्लॉयर से या डिफरेंट लोगों से उसके फैमिली मेंबर अगर 10 लाख रुपए तक का अमाउंट रिसीव करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होगा। 10 लाख के ऊपर अगर कोई अमाउंट रिसीव करते हैं तो बैलेंस वाला जो अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा, लेकिन ये रुपया डेथ के 12 मंथ के अंदर ही मिलना चाहिए। ये दो कंडीशन में 50,000 वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला कंडीशन, कोविड का एक्सपेंसेस के कारण अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है कि भाई ले जाकर आप इलाज करा लो कोविड का, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, भले अमाउंट वो 50,000 को एक्सीड करे। और दूसरा, अगर किसी का डेथ हो जाता है और उसके फैमिली मेंबर्स को, जिस पर्सन का डेथ हुआ उसका एम्प्लॉयर उसको पेमेंट कर रहा है फैमिली मेंबर्स को, या फिर अदर लोग फैमिली मेंबर्स को पे कर रहे हैं, तो अप टू 10 लाख रुपीस वो गिफ्ट का अमाउंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। 10 लाख से ऊपर होने पे उसको हम लोग गिफ्ट मानेंगे। अब अगर कोई गिफ्ट में हमको इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है तो वो भी तो गिफ्ट है और ये भी टैक्सेबल होगा इसी हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब अपने को ये देखना होगा जो हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है वो विदाउट कंसीडरेशन मिल रहा है या फिर हम लोग कंसीडरेशन तो दे रहे हैं लेकिन वो कम कंसीडरेशन दे रहे हैं, राइट? तो उसको हम लोग बोलते हैं इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। अगर हमको कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है तो सपोज कीजिए कि मेरे को किसी ने फ्लैट गिफ्ट कर दिया, तो फ्लैट का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, वो वैल्यू जिस पे हम लोग स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं, और उसको 50,000 से कंपेयर करेंगे। अगर फ्लैट का वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो पूरा फ्लैट का वैल्यू मेरे लिए गिफ्ट माना जाएगा और वो मेरा इनकम का पार्ट बनेगा इन द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर कोई मुझे फ्लैट दे रहा है, एग्जाम्पल में मान लेते हैं फ्लैट हमें दे रहा है वो 20 लाख रुपए का, 5 लाख में मुझे दे रहा, बदले में बोलता ठीक है 5 लाख दो, बाकी का जरूरत नहीं है तुम्हें देने का। तो यहां भी जो 15 लाख होगा ना स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और जो मैंने प्राइस पे किया है, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरे लिए गिफ्ट है। और अगर ये बीच का डिफरेंस 50,000 को एक्सीड कर रहा है तो पूरा डिफरेंस अमाउंट मेरे लिए गिफ्ट माना जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपके लिए मेजरमेंट का जो मीडियम है ना वो है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर कर लीजिए, फ्री में मिला है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को चेक कीजिए कि 50,000 रुपए से अगर ज्यादा है आपके लिए पूरा अमाउंट गिफ्ट माना जाएगा। फ्लैट जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो गिफ्ट होगा। फ्री में नहीं मिला बट इनएडिक्वेट कंसीडरेशन आपने किया है उसके लिए, तो डिफरेंस अमाउंट को कंपेयर कीजिए 50,000 से। अगर डिफरेंस अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो पूरा डिफरेंस अमाउंट आपके लिए गिफ्ट माना जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप डिस्प्यूट इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने डिस्प्यूट राइज करते हैं कि सर आप जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू बता रहे हैं वो ज्यादा है, इस प्रॉपर्टी का नहीं मिलेगा। तो अगेन वही रूल है, इनकम टैक्स ऑफिसर जो होगा वो वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट करेगा। वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू बताएगा वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से अगर कम है तो कम वाला वैल्यू को पकड़ा जाएगा, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से अगर ज्यादा वैल्यू आता है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ ही कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बात किए कैश का। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का आप गिफ्ट रिसीव करते हैं पूरे साल में, नॉट फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, पूरा साल में जितने लोगों ने भी दिया होगा सबका मिला के चेक किया जाएगा। 50,000 तक है नो टैक्सेबल, 50,000 को एक्सीड कर गया पूरा का पूरा टैक्सेबल। अगर कोई आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है तो वो फ्री में मिलेगा, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ कंपेयर कर लीजिए। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा का है
तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो होगा वो टैक्सेबल होगा। अगर कोई आपको इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में फ्लैट दे रहा है, दैट मीन्स कि 15 लाख 20 लाख का जो फ्लैट है वो 5 लाख में दे रहा, तो ये 15 लाख आपके लिए गिफ्ट माना जाएगा। अगर ये 15 लाख जो होगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा एज अ गिफ्ट। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ वो प्रॉपर्टी जो हम लोग अपना पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपको मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो पूरा का पूरा फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए गिफ्ट के नाम पे टैक्सेबल होगा। अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी कोई ट्रांसफर कर रहा है इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के साथ, मतलब 10 लाख का सामान आपको 1 लाख में दिया जा रहा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 9 लाख रुपीस, उसको कंपेयर करेंगे 50,000 रुपए से ज्यादा है या नहीं, ऑफ कोर्स ज्यादा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपके लिए गिफ्ट कंसीडर किया जाएगा। यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू आपको कंपेयर करना पड़ेगा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, और यहां पे आपको फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। फ्री में मिला, चेक कर लीजिए, 50,000 रुपए से ज्यादा का फेयर मार्केट वैल्यू है, इंटायर फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए टैक्सेबल एज अ गिफ्ट। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के बदले में आपको मिला है, चेक कर लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू और जो आपने कंसीडरेशन पेमेंट किया है, अगर उसका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो इंटायर डिफरेंस अमाउंट आपके हाथ में वो गिफ्ट के नाम पे टैक्सेबल होगा। कोई भी जब आपको प्रॉपर्टी देगा, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, एज अ गिफ्ट वो आपके हाथ में तभी टैक्सेबल होगा जब वो कैपिटल एसेट होगा। ठीक है, अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपको स्टॉक इन ट्रेड दिया गिफ्ट में, उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, आपके लिए वो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड होगा, आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड होगा, हम लोग उसको गिफ्ट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि बिजनेस में मिला, उसका बिजनेस में बात करता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, कोई आपको कार दिया, मूवेबल एसेट्स तो है लेकिन ये कैपिटल एसेट्स नहीं क्योंकि पर्सनल यूज का चीजें हैं, तो इसको भी हम लोग गिफ्ट के नाम पे टैक्सेबल नहीं करेंगे। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, गिफ्ट के लिए कुछ टर्म्स हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने बात किया कि अगर कोई कैपिटल एसेट्स रिसीवर को मिल रहा है एज अ गिफ्ट, तो रिसीवर के हाथ में वो टैक्सेबल होगा, राइट। तो प्रॉपर्टी जो गिफ्ट के तौर पे टैक्सेबल होगा वो कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन में फॉल करना चाहिए। क्या हो सकता है वो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है जो कि लैंड और बिल्डिंग हो सकता है या फिर बोथ। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ये प्रॉपर्टी अगर आपको मिलते हैं एज अ गिफ्ट तो ये ऑलवेज टैक्सेबल होंगे। फिर हम लोग बात किए रिलेटिव से अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। हम लोगों ने बात किया कि अगर रिलेटिव से कुछ गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। तो रिलेटिव का डेफिनेशन कौन है, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, हम लोग स्पाउस बोलते हैं। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर रिलेटिव्स का बात करें तो स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, मेरे लिए मेरी वाइफ, मेरे भाई, मेरी बहन, उन लोगों से हम गिफ्ट ले सकते हैं। ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, अपनी वाइफ के ब्रदर एंड सिस्टर से भी हम गिफ्ट ले सकते हैं, वो रिलेटिव का डेफिनेशन में कवर्ड होगा और नॉन टैक्सेबल होगा। ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, अपने माँ पिताजी के भाई बहन से भी हम लोग गिफ्ट ले सकते हैं, वो एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। एनी लिनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, मेरे से ऊपर वाले जो भी होंगे और मेरे से जस्ट नीचे, मेरे फैमिली में मेरे से लिनियरली जो नीचे की ओर फैमिली वाले लोग होंगे, हम उनसे भी गिफ्ट ले सकते हैं। मैं अपने बेटा से गिफ्ट ले सकता हूँ, वो नॉन टैक्सेबल होगा। मैं अपने पिताजी से ले सकता हूँ, उनके पिताजी से भी ले सकता हूँ, वो मेरे लिए एग्जेम्प्ट गिफ्ट होगा। एनी लिनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस के साइड से भी मैं लिनियली असेंडेंट और डिसेंडेंट से गिफ्ट अगर लेता हूं तो वो एग्जेम्प्ट होगा। स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द पर्सन रेफर टू अबव, इसके साथ जितना भी लोगों से हम लोगों ने बात किया, उन लोगों के स्पाउस से भी अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे लिए वो एग्जेम्प्ट होगा। जैसे हम लोगों ने बात किया, मैं अपने ब्रदर सिस्टर से ले सकता हूं, तो मैं अपने ब्रदर की वाइफ से ले सकता हूं, मैं अपने सिस्टर के हस्बैंड से ले सकता हूं, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया मैं अपने स्पाउस के ब्रदर सिस्टर से भी ले सकता हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने स्पाउस के ब्रदर की वाइफ से भी गिफ्ट ले सकता हूं,
मैं अपने स्पाउस के सिस्टर के हस्बैंड से भी गिफ्ट ले सकता हूँ। और इन केस ऑफ HUF, एनी मेंबर देयर ऑफ, HUF अगर है तो वो अपने किसी भी मेंबर से गिफ्ट ले सकता है, और इस गिफ्ट को हम लोग रिलेटिव से लिया हुआ मानेंगे, जो कि टैक्सेबल नहीं होगा।